आपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनल MH48. हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून नवीन व्हिडिओ मिळवा. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चर्चा करणार आहोत नेपाळची. नेपाळमधले वरिष्ठ पत्रकार संतोष शहा यांच्यासोबत. संतोष शहा हे अर्थात आडनाव गुजरातमध्येही असतं, पण संतोष शहा नेपाळचे आहेत आणि मी त्यांना गेली 10 वर्षाहून जास्त काळ ओळखतो. नेपाळमधले एक वरिष्ठ पत्रकार आणि एक टेलिव्हिजन टॉक शो कंडक्ट करणारे म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. तसं म्हटलं तर जगातील सर्वात लहान वयाचे टेलिव्हिजन टॉक कंडक्टर म्हणून त्यांच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्डही आहे. 2013 सालचा मॅन ऑफ द इयर पुरस्कार त्यांना नेपाळमध्ये मिळालेला आहे. भारत नेपाळ संबंधांबाबत ते अतिशय आग्रही आहेत आणि हे संबंध सुधारावेत यासाठी ते प्रयत्न देखील करत असतात. त्यांच्याशी आपण नेपाळमधलं सध्या चालू असलेलं सत्तानाट्य, सीमाविवाद, एकूणच भारत नेपाळ संबंध आणि नेपाळमधली परिस्थिती याच्यावर चर्चा करणार आहोत. फक्त ती चर्चा करताना एखाद दोन गोष्टी पूर्वसूचना म्हणून सांगू इच्छितो, कारण संतोष शहा नेपाळी आहेत आणि त्याच्यामुळे ज्या गोष्टींबद्दल आपण भारताच्या दृष्टिकोनातनं बघतो त्या गोष्टींकडे ते नेपाळी दृष्टिकोनातनं बघतात, खास करून सीमा विवादावर. आणि ही गोष्ट आपण लक्षात घेतला पाहिजे की नेपाळच्या संसदेत जे नवीन नकाशांबद्दलचं जे ठराव झाला तो एकमताने मंजूर झाला आणि त्यामुळे त्यांची काही मतं आपल्याला थोडीशी न पटणारी असू शकतात, पण शेवटी यालाच तर राजनैतिक संबंधांमध्ये असे जे मतभेद असतात ते एकमेकांसमोर मांडणं, त्याच्यावर चर्चा करणं हा मार्ग आहे. त्यामुळे तो करणं आवश्यक आहे. आज यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी हा प्रयत्न करत आहे, तो आपल्याला आवडेल अशी अपेक्षा है। MH48 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि नेपाल में क्या हो रहा है और उसका भारत नेपाल संबंधों पर कैसे असर हो रहा है। सबसे शुरू करते हैं ताजा राजनयिक घटनाओं से। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री ओली जी हॉस्पिटलाइज्ड है और उन्होंने पार्लियामेंट को संस्थगित कर लिया है और जो उनके खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे खबर आ रही है। तो आप जो अभी नेपाल में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में आप उनका कैसे विश्लेषण करेंगे? जी, अभी नेपाल में लॉकडाउन एक तरह से जारी ही है। अभी भी फ्लाइट्स हम लोग का ऑपरेशनल नहीं है और अभी जो मेरे पीछे भी आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स ऑड नंबर इवन नंबर पे अलाउड है। तो एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन जारी ही है और हम लोग का पार्लियामेंट और अपर हाउस जिसको हम लोग नेशनल असेंबली बोलते हैं, वो फिलहाल अभी स्थगित किया गया है। तो कोई भी बिल जो अभी काफ़ी सारे बिल्स जो कुछ कंट्रोवर्शियल भी थे इंटरनेशनल दृष्टिकोण से, वो सब सारे अभी बंद पड़े हुए हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन पार्लियामेंट संस्थगित करने का कारण ऐसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ओली जी है उनके खिलाफ उनके पार्टी के सदस्यों ने ही बगावत कर ली है और उनको स्टेप डाउन करने के लिए कहा है और इसलिए उनको वो स्टेप डाउन होना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि खास करके भारत और कोई तो नेपाल में से पॉलिटिकल लीडर उनको हटाना चाहते हैं और इसलिए वो अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं और उसको ये व्यापक भारत नेपाल और भारत नेपाल चीन ऐसी राजनीति की तरफ से लोग देख रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी जो 2017 में इलेक्शंस हुए थे और फरवरी 2018 में ओली जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो एक इंटरनल पैक्ट क्या था इनके और प्रचंड जी के बीच कि 2.5 साल का ये लोग अपना प्राइम मिनिस्टरशिप चलाएंगे, लेकिन उसका कोई रिटर्न या कोई संवैधानिक जो है पेपर वर्क तो नहीं है। तो जब प्रचंड जी को शायद फील हुआ कि ये होने वाला नहीं है, तो इन्होंने अपना एक पार्टी के अंदर ही ग्रुप बना के वो प्रेशर देना इन्होंने शुरू किया। तो हो सकता है संसद के अभी बंद हो जाने की वजह से ये मामला आगे ना बढ़े और ओली जी अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का पोजीशन बचा पाए। तो एक कनेक्ट तो करता है, लेकिन क्या है कि नेपाल में हम लोग 1990 जब से हम लोग के यहाँ डेमोक्रेसी आया, किंग वीरेंद्र के ने जब डेमोक्रेसी नेपाल को, तब से आज तक एक बार भी 5 साल सरकार टिका हुआ हम लोग के पास हिस्ट्री नहीं है। तो हम लोग कहते हैं एक आदत सी बना है, हम लोगों को टिकाऊ गवर्नमेंट नहीं जचता है,
हर 9 तो महीने एक साल। भारत में भी कोलिशन गवर्नमेंट का सिलसिला 1984 से लेके 2014 तक चालू था बाद में, लेकिन हम लोग पिछले 6-7 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट देख रहे हैं। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट और खास करके स्टेट्स में, महाराष्ट्र में जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहां पे तो अभी भी 3 पार्टियों का मिलके सरकार है। तो लेकिन इसमें जरा थोड़ा आप विस्तार करके बताइए कि ये जो 2 पार्टियां थी, यानी प्राइम मिनिस्टर ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और प्रचंड जी की पार्टी जो माओइस्ट पार्टी है, उनका विलय होना था एक पार्टी में। और उसके लिए कुछ जैसे हम लोग ने सुना है कि प्रचंड जी को प्रेसिडेंटशिप पार्टी का मिलने वाला था और इनको प्रधानमंत्री पद 2.5 साल मिल रहा था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। ये इसका कारण है, या जो अभी सीमा विवाद के ऊपर जो अभी नेपाल में दोनों हाउसेस में बिल पास करवा दिया और बाद में प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, तो ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने उनको कहा कि आपको अगर लगता है कि भारत आपको पद से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो आपका उसको प्रूव करना चाहिए एलिगेशन करने से के खिलाफ। तो अ, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत करके टिप्पणी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, हमारे ख्याल से जो नया नक्शा नेपाल गवर्नमेंट ने वही पास किया, और ओली जी का जो राजीनामा का बात चल रहा है, स्पेशली उनके ही पार्टी के अंदर से, ये दोनों इंडिपेंडेंट विषय होना चाहिए। क्योंकि अभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो मैप को अंडू नहीं कर सकता है, उसको भी नक्शा को लेके ही चलना पड़ेगा। क्योंकि बगैर कोई विरोध का पार्लियामेंट ने ये नक्शा को पास किया है, पार्लियामेंट ने भी और नेशनल असेंबली ने भी। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनका मैंडेट रहेगा कि नक्शा के जहाँ तक बात है, और नेपाल भारत का जो भी सीमा विवाद हुआ, उसको नया प्राइम मिनिस्टर भी कायम करके ही चलेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट तो वही रहेगा, नए इलेक्शंस तो होने वाले नहीं है। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वही रहेगा, जो भी आए, ये नक्शा विवाद उनके सर पे ही आएगा। अभी उनको ही इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो एक तरफी इसको पास किया है, लेकिन ये अभी तक इंटरनेशनलाइज तो नहीं हो चुका है, और भारत ने भी अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, शायद नहीं भी करे। तो ये एक विवाद जो रहेगा वो नए प्राइम मिनिस्टर को भी अपने सर पे लेना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से सीमा विवाद का मुझे लगता है असर इस पे निगेटिव ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोग के यहाँ कल्चर ही है कि हर 9 महीने 1 साल 2 साल में कैबिनेट चेंज करना ही पड़ता है, आदत सी बन चुकी है। 2 साल में गवर्नमेंट चेंज ना हो तो हम पब्लिक लोग ही उत्सुक हो जाते हैं कि कब चेंज होगा। सही बात है, लेकिन ये नक्शे के बारे में आप से थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि ये 8 मई 2020 को भारत ने जब ये रास्ते का इनॉग्रेशन कर दिया, कालापानी, यानी नेपाल में उसको महाकाली नदी बोलते हैं, और लिपुलेखा पास और लिपि युद्रिया का। लिम्पियाधुरा। तो हाँ, वैसे देखा जाए तो ये जमीन पे ये जो एरिया है, भारत में ऐसे कहा जाता है कि एक 1962 से भारत के पास, उधर भारत का सेना था। उससे पहले भी हिस्टोरिकली वो जो पैक्ट हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के इन लोग के बीच में ये तय हुआ था। और ये पिछले साल भी भारत ने जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया और नया नक्शा अपना पब्लिश कर दिया था, तभी भी ये भाग भारत ने अपने नक्शे में दिखाया था, तभी भी नेपाल ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो अभी ये जब भी रोड का इनॉग्रेशन करने के बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो भारत में बहुत लोगों को लगता है कि उससे पीछे नेपाल नहीं है, उसके पीछे और कोई है। क्योंकि इतने साल अगर नेपाल ने कंप्लेंट नहीं किया था ये रास्ते के बारे में या फिर ये क्षेत्र के बारे में, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप नेपाल का दृष्टिकोण आप कैसे रखेंगे इस मुद्दे पे? जी देखिए, अभी जो सीमा विवाद हुआ नेपाल और भारत का, स्पेशली लिम्पियाधुरा एरिया को लेके, इंडियन मीडिया ने काफ़ी प्रचार किया कि इसमें चाइना का हाथ है और नेपाल जो है चाइना के अंडर में आ चुका है, ये सब। देखिए, आप और मैं दोनों पॉलिटिकल थिंक टैंक बैकग्राउंड से हैं। हम लोग को पता है कि पॉलिटिक्स जितना सिंपल दिखता है, पिछवाड़े में उतना सिंपल नहीं रहता रहता है, नहीं है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहता ही है। तो अगर नेपाल एंटी इंडिया होता है तो उसमें चाइना का हाथ है, पाकिस्तान की हाथ है, ये आम बात है, आम लोगों की बात करने की बात है। लेकिन आप इसको डिटेल में देखेंगे तो जो नेपाल और इंडिया की जो एक सेंसिटिविटी है, जो एक इमोशनल कनेक्शन है, उस पर अगर कोई वार कर पाए और वो सफल हो जाए, तो ये एक नेपाली या इंडियन ब्रेन ही हो सकता है।
चाइना ब्रांड नहीं हो सकता है। तो जो दिल्ली में जो है 1947 से बना हुआ एक नेपाल पावर ब्रोकर ग्रुप है, 1947 से, जो ब्रिटिश ने जब दिल्ली छोड़ा, उसने जो अपना वेल्थ था, जो फिजिकल वेल्थ था, वो जो है उसने नेपाल के थ्रू ही पार कराया था। उस वक्त उसने जो एक नेपाल पावर ब्रोकर ग्रुप जो बना के छोड़ा था, वो अदृश्य रूप से, जिसको हम लोग अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं क्रिमिनल सेक्शन में, एक तरह से वो आज भी एक्टिव है। नेपाल में कभी गवर्नमेंट बनता है या राजा को हटाया जाता है या रॉयल मैसेकर होता है या कोई बड़े चीज़ नेपाल में जो होता है, तो इसमें ये ग्रुप एक्टिव होता ही होता है, दिखता नहीं है। लेकिन तो जब 2014 में मोदी जी जब नेपाल आए थे, उनका स्पीच काफ़ी पॉपुलर हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, लोगों ने काफ़ी उनको पसंद किया था, स्पेशली जब वो पशुपतिनाथ गए। इससे क्या है कि दिल्ली का जो नेपाल पावर ब्रोकर जो ग्रुप है, उनको काफ़ी धक्का पहुंचा, क्योंकि अगर मोदी जी नेपाल में एक इमोशनल इंटरेस्ट रखते हैं, उससे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे चेंजेस होंगे, इंक्लूडिंग जो हम लोग का सेक्युलर स्टेटस है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेके आप देखेंगे कि तुरंत उसके बाद विद इन अ ईयर अर्थक्वेक होने के बावजूद भी लॉकडाउन ब्लॉकेट किया गया, बॉर्डर ब्लॉकेट किया गया। जो कोई भी नेपाली नहीं सोचता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ये करेगा नेपाल के खिलाफ। नेपाल में भी एक सेलिब्रेशन था कि चलिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आता है तो मैं उसकी तरफ आता हूँ, जस्ट टू रिकैप, क्योंकि आपके ये जवाब में बहुत सारे मुद्दों को आपने स्पर्श कर दिया। तो 2014 से पहले ये फैक्ट है कि 17 साल कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल दौरे पे नहीं आया था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक नया हाइट पे रख दिया। एक साल में 2 बार उन्होंने विजिट कर दिया पहले, और जो पशुपतिनाथ का विजिट किया वो लोगों में बहुत पॉपुलर था कि देश का प्रधानमंत्री पहले जाके बाबा पशुपतिनाथ का भाविक बन के आता है। और जो उन्होंने सीता माता के ससुराल और मैके का जो उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म उधर नेपाल में हुआ था, कार्यक्षेत्र उनका भारत में था, ये सब इमोशनल कनेक्ट करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया भारत नेपाल का जो। लेकिन एक साल के अंदर, उसी साल में शायद यहाँ पे ऐसे देखा जाता है कि जब भी उनको जनकपुर में सभा लेने के लिए नेपाल सरकार ने अनुमति नहीं दी, उससे वो थोड़ा सा रिलेशंस में खटास आने की शुरुआत हो गई। और ऐसे कहा जाता है कि नेपाल में जो 2015 में जो ब्लॉकेड हुआ था, उसको लोग देखते हैं कि वो 2014 को उनको सभा लेने की परमिशन नहीं दी मधेश एरिया में। तो ये सब जुड़ा हुआ है या कैसे आप इसके तरफ देखेंगे? 2014 और 15 के बीच में जो संबंध तनाव ये हो गए उसके लिए। देखिए, दो तीन जगह नेपाल इंडिया रिलेशंस को लेके काफ़ी पैसा है। एक तो नेपाल का खुद का बजट, और जो ट्रेड है हमारे नेपाल इंडिया के बीच, और काफ़ी सारे इलीगल ट्रेड्स भी है हम लोगों के बीच, जैसे काउंटर करेंसी है, ड्रग स्मगलिंग है, टिम्बर ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, काफ़ी सारे अरबों रुपये में जाते हैं। और ओपन बॉर्डर है, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या है कि ये आसानी से इतने सारे अरबों रुपये का ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जब यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होते हैं उसमें भी काफ़ी सारे अरबों रुपये की ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और यहाँ तक कि जो डोनर एजेंसियाज की यहाँ पे पैसे आते हैं, करीब $2 बिलियन आते हैं नेपाल में, इंडिया में भी करीब उतना ही आते होंगे। तो जैसे कि 60-70 साल का जो हिस्ट्री है हम लोगों का, उसमें काफ़ी तालमेल है दिल्ली और काठमांडू के एलिट सर्कल का, जो कि बीजेपी की तरफ नहीं है। हो सकते हैं भारतीय कांग्रेस के निकट हो, और नेपाल के कई सारे पॉलिटिशियंस लोगों ने क्रिएट किए हैं। जैसे अभी भी आपके यहाँ एक है नेपाल एक्सपर्ट बोलते हैं SD मुनि जी, उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नेपाल के पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में है, जिनका एक्टिविटी आप देखेंगे ना तो वो इंडिया के पक्ष में है ना तो नेपाल के पक्ष में है। तो इससे क्या हुआ है कि कोई भी चीज़ वो स्ट्रक्चर को अगर बेटर करता है, अच्छा करता है, जैसे मोदी जी का 2014 ट्रिप में करने का कोशिश किया था, तो उसको अनपॉपुलराइज करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी रची जाती है, जिसका नेपाल पॉलिटिक्स, नेपाल मीडिया और इंडियन मीडिया में भी अच्छा पकड़ है। तो एक फैक्ट अपनी जगह में है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। दोनों तरफ लोग इमोशनल है और वो इमोशन को इजीली कैप्चर कर पाते हैं।
और हम जैसे जो थिंक टैंक में है, मीडिया में है, हम लोग भी खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि तो ये जो dangerous 2015 का ब्लॉकेड है, 2015 का ब्लॉकेड है, उसमें ये जो उसको समस्या का मूल जो कहा जा रहा था कि जो मधेसी लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था वो नए कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा क्या है, और उसमें भी बहुत चेंजेस, जैसे नेपाल एक यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को एक पहले पसंद था कि एक नेपाल दुनिया का एकमेव हिंदू राष्ट्र है, वो सेक्युलराइज हो गया। उधर का जो बाकी सब देशों का प्लेग्राउंड हो गया, खास करके रिलीजियस कन्वर्जेंस और ये सब मुद्दे आ गए। तो ये सब चीजों से ये नया कॉन्स्टिट्यूशन का है जुड़ा हुआ है क्या, या कैसे आप देखते हैं उसको? जी, अभी और जो वो अभी पूरा सेटल हो गया या अभी भी उसका ये बाकी है नया कॉन्स्टिट्यूशन का जी, लागू अभी होना? जो कॉन्स्टिट्यूशन के लेके जो बात है, तब जयशंकर जी सेक्रेटरी थे फॉरेन मिनिस्ट्री का, अभी तो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के एक हफ्ता पहले वो नेपाल आए थे और काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर से मिले, लगभग हर मेन स्ट्रीम लीडर से मिले थे। और जो रूमर था उस वक्त यहाँ के इंटरनल मीडिया डायस्पोरा में, वो ये था कि उन्होंने हिंदू एजेंडा सामने रखा था। सारे लीडर्स ने उसको इंटरनली एक्सेप्ट किया था। ये कोई पब्लिक नहीं हुआ बात है और कोई इसका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। तो वो आश्वस्त होकर गए थे कि एक हिंदू राष्ट्र का भी जिक्र जो है संविधान में होगा। नेपाल एक मेजोरिटी हिंदू कंट्री है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो उसमें एक सेक्युलर स्टेटस ही लिखा गया था, जिसके वजह से हो सकता है कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट नाखुश हो। लेकिन जो मधेश का मुद्दा था वो मोस्टली सिटीजनशिप बिल को लेकर था, जो कि अभी भी वो मसला चल रहा है। उसको लेके जो प्रोटेस्ट तराई में हुआ, उसको इंडियन साइड में प्रो हिंदू प्रोटेस्ट करके ट्रांसलेट किया गया, जो कि रियलिटी नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर में कहीं भी हिंदू स्टेटस का प्रोटेस्ट हम लोगों ने ना बैनर देखा, ना कोई मीडिया में आया। तो वो एक कंप्लीट कंफ्यूजन था। और इसमें हम लोग एक चीज़ नहीं नकार सकते कि जो इंडियन एम्बेसडर थे उस वक्त, उनका रोल बहुत अच्छा होना चाहिए था। लेकिन हम लोग को भी सुनने में आया था कि वो इंडियन कांग्रेस के प्रति उनका कुछ ज़्यादा झुकाव था। तो हो सकता है कि उनको भी एक पर्सनल मैंडेट मिला हो कि मोदी जी का गवर्नमेंट नेपाल में जो है नहीं, यहाँ पे मुझे जो याद है, मुझे उससे हिसाब से ये चर्चा हिंदुत्व के बारे में नहीं थी। ये चर्चा थी तभी बिहार में इलेक्शन होने वाले थे, और दूसरा चीज था कि वहां पे भारत के दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया था कि नेपाल की जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग जो लोग हैं, मधेश लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में भारत बैलेंस बनाना चाहता था। और इसलिए मोदी जी को, जैसे उन्होंने सब जगह पे सभा ले ली थी, वैसे उनको सभा लेनी थी। तो वो उसको परमिशन ना देने का जो निर्णय था, वो निर्णय से कुछ ये संबंधों में थोड़ा स्ट्रेन, तनाव उत्पन्न हुआ था। लेकिन ये 2000 जी, अब हम दोनों की बात से आप देख सकते हैं कि कितना मिसकम्युनिकेशन है दोनों तरफ एक ही मुद्दा को लेके। वहाँ का जो मीडिया परसेप्शन है वो अलग है, इधर का जो रियलिटी है वो अलग है। तो अब ये कंफ्यूजन हम लोग को दूर करना होगा, क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है ये आजकल का नहीं है, एक हिस्टोरिक रिलेशन है और आगे भी रहेगा। क्योंकि हम लोग का सिर्फ बॉर्डर नहीं जुड़ा हुआ है, हम लोग का कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री सब जुड़ा हुआ है। हम लोग एक ही भगवान को पूजा करते हैं, एक ही रीति रिवाज पे हम लोग जीते हैं। और लोगों का इमोशन जो है, रोटी बेटी का रिश्ता है, बहुत पॉपुलर लाइन है हम लोगों का। और सिर्फ यूपी बिहार और तराई का नहीं, अभी तो काठमांडू और मुंबई में भी शादी वगैरह होते हैं। तो ये जो है ये बरकरार ही रहेगा, चाहे पॉलिटिक्स इधर हो उधर हो, ये रिलेशन जो है आपका चलता ही रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को जो है ये रीज़न क्या है, क्यों दोनों कंट्री के बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसको हम लोग को स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन हो। अभी जो रिसेंट जो ब्लॉकेट का इशू हुआ, उसमें ये बॉर्डर का इशू हुआ, इसमें इंडियन मीडिया ने भी बहुत कमज़ोर भूमिका जो है उसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में चला गया। अगर कोई भी विवाद है तो नेचुरल है, एक उसको पॉजिटिव इनवाइटिंग एटीट्यूड से भी उसको डील किया जा सकता है, जो कि इस वक्त नहीं देखा गया। एकदम बहुत ही अग्रेसिव तरीका से इंडियन मीडिया भी पेश आया इस विषय में लेके। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अननेचुरल अप्रोच हो रहा है। तो रोटी बेटी का रिश्ता आपने कहा कि अभी हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी ये रोटी बेटी के रिश्ते की
बात कही थी नेपाल और भारत के बीच में। और ये जो अभी नया जो सिटीजनशिप बिल है वो अभी एक विवाद का एक मुख्य ये बना हुआ है। तो इसमें इसमें क्या ऐसी बात है कि जो नेपाल की दृष्टि से वो संवेदनशील है, लेकिन जो मधेसी लोग हैं या भारत के सीमा के उस पार रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ऐसे लग रहा है कि ऐसे पिक्चर तैयार हो रहा है कि वो उनके जो हक था, जो उनका सदियों से जो परंपराएं चल रही थी, उसके ऊपर कुछ उसका प्रभाव हो रहा है। तो ये थोड़ा सिटीजनशिप बिल का थोड़ा विस्तृत करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अनिल जी इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन थोड़ा। ये रोटी बेटी का जो रिलेशन है भारत और नेपाल में, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत टिप्पणी कीजिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये जो सिटीजनशिप में बिल में नया जो अमेंडमेंट है, उसके वजह से जो सदियों से परंपरा थी रोटी बेटी का रिश्ते की, सीमा भाग में दोनों लोग शादियां होती थी जैसे आपने कहा, वो प्रभावित कैसे हो रही है या हो सकती है, और वो विषय थोड़ा विस्तृत करके बताइए। जी, तो जैसे जो साउथ बेल्ट है नेपाल का, जिसको हम लोग तराई भी बोलते हैं और मधेश भी बोलते हैं, हम्म। हम लोग का क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस काफी होता है। जैसे कि हमारे पिताजी नेपाल से है, माताजी हमारे बिहार से हैं, हमारी एल्डर दीदी का शादी बिहार में ही हुआ है, तो हाफ फैमिली हमारे भी इधर है उधर है। तो ये लगभग पूरे साउदर्न बेल्ट में हम्म। क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस काफ़ी है। तो आपको हम्म। उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी सारे फैमिलीज मिलेंगे जिसके कोई ना कोई फैमिली मेंबर इधर के और उधर के हैं। हम्म। ये जो बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, वो बिल हम्म। ये है कि अगर कोई बिहार के या यूपी के या कोई भी विदेशी महिला हाँ। और कोई नेपाली नागरिक से शादी करता है, तो हम्म। उनको नेपाल का अगर नागरिकता लेने का इच्छा हुआ तो हम्म। उनको नागरिकता लेने के लिए 7 साल वेट करना होगा। हम्म। तब जाके वो जो अप्लाई करते हैं तो उनको नागरिकता मिल सकता है। अभी अभी के पहले जो था वो इमीडिएटली तुरंत नागरिकता मिलती थी भारत नेपाल केस में, शादी पहले करने के क्या था बाद कि अगर इमीडिएटली। वो पहले भी ये कंट्रोवर्शियल ही रहा है, हम्म। क्योंकि मैक्सिमम जो है शादी या तराई से होते हैं। हम्म। तराई के लोगों को सिटीजनशिप ऐसे भी मिलना उतना आसान नहीं रहा है। तो जो हम्म। 2015 का जो प्रोटेस्ट था तराई में, जिसके साथ साथ इंडियन ब्लॉकेट भी किया गया, वो भी लगभग देखा जाए तो सिटीजनशिप बिल को लेके ही था। सिटीजनशिप जो एंगल था तो उसमें। तो तो अगर मेरा सोचना सही है तो जब तक मोनार्की था तब तक ये इशू मैटर नहीं करता था, क्योंकि चुनाव और ये सब चीजें इतने मायने नहीं रखते थे। 1990 से जब भी चुनाव होते थे फिर भी मोनार्की थी, तो इसलिए फिर भी कुछ उससे। लेकिन अभी पूरा फुल्ली डेमोक्रेसी जब भी हो गई है नेपाल में, तो ये सब चीजें मायने रखते हैं, क्योंकि फिर मधेश लोगों का लोक जनसंख्या कितना है, वो वो नेपाल में उनका पावर में कितना हिस्सा रहेगा, उसका ऊपर वो डिपेंड करने की वजह से ये मुद्दा ज्यादा प्रभावित हुआ है। बात सही है, क्योंकि 55% पॉपुलेशन तराई का है, हाँ। तो बैंक काफी मायने रखता है उसमें। उसके साथ साथ क्या है कि अभी डेमोक्रेसी आने के बाद जब मोनार्की चला गया, तो ये जो धार्मिक प्रचार प्रसार होते हैं विदेशियों के साथ, सिख के साथ नेपाल में, जो कि जो हिंदू बुद्धिस्ट को का धर्म जो कन्वर्जन होता है। किया हाँ। जाता है, वो राजा के टाइम में इतना संभव नहीं था। हाँ। और वो भी काफी मायने रखता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जहाँ पे ये धार्मिक परिवर्तन ज्यादा है, वहाँ पे एक तरह का वोट बैंक बन जाता है। और लेकिन वैसे ये कहाँ पे धर्म परिवर्तन ज्यादा चल रहा है, तराई में चलता है या ऊपर भी चलता है? अभी हिमालय से शुरू हुआ, अभी पहाड़ में आ गया, अभी तराई में भी शुरू हो गया है, अभी ये लगभग हर हम्म। जगह। लेकिन अब क्या होता है कि धर्म परिवर्तन के हिसाब से तो नहीं चलता है, एनजीओ की तरफ जाता है। अब भारत हम्म। में भी देखते तो काफी सारे आईएनजीओ डोनर एजेंसीज का प्रोजेक्ट वगैरह बंद किया गया है, सच बात है। यही है। हाँ। लेकिन नेपाल में क्या है कि अभी मेजर इनकम ही डोनर एजेंसी है। $2 बिलियन हाँ। हाँ। आता है। पहले $4 बिलियन का स्पेंडिंग है हम लोग का, करीब $6-7 बिलियन का बजट है। हम्म। $4 बिलियन का स्पेंडिंग में $2 बिलियन सिर्फ बाहर से आता है, एनजीओ के तरफ से होता है। हाँ। एनजीओ की तरफ जाता है, तो काफी बड़ा पैसा हुआ। हमको लगता है टोटल फॉरेन डोनेशन जो इंडिया में आता होगा उससे भी बड़ा होगा $2 बिलियन नेपाल का। तो आप हम्म। देख सकते हैं हम्म। कि इसका प्रभाव यहाँ का इंटेलेक्ट पे तो वो या उनका डोनेशन का प्री कंडीशन रहता है कि आप धर्म प्रचार का स्वातंत्र आबादित रखेंगे तो ही हम डोनेशन देंगे, और इसके वजह से मजबूरी से ये हाँ, चलता है। ऑफिशियल नहीं रहता, ये सब एक अनऑफिशियल अरेंजमेंट रहता है। तो आप नॉर्मली देखेंगे जहाँ पे एनजीओ का काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है, वहाँ पे धर्म परिवर्तन का भी कंसंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो अभी तराई में भी बढ़ गया है, बॉर्डर एरिया में भी बढ़ा है, लेकिन तराई में इतना आसान नहीं है, क्योंकि
सोसाइटी बहुत क्लोजली रहता है। पहाड़ में क्या है कि गांव घर भी एक ही गांव है तो भी घर बहुत अलग अलग रहते हैं, वल्नरेबिलिटी कुछ ज्यादा रहती है वहाँ पे। ऐसे ऐसे कहा जाता था कि 2014 से पहले, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने से पहले, जो बहुत साल 2001 में जब एक रॉयल फैमिली की सदस्यों की हत्या हुई और तब से माओवाद का जो ये चल रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान भी बहुत सक्रिय हो गया था नेपाल में, और लोग इन्फिल्ट्रेट करने के लिए नेपाल का सहारा ले रहे थे। तो अभी वो कैसी सिचुएशन है? और अभी भी फिर से कुछ, कल या परसों की बात है, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ नेपाल के बारे में वक्तव्य किया है। तो अभी आज के समय में पाकिस्तान का नेपाल की राजनीति में या इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन में कैसा सहभाग है? जी, एक वक्त था जहाँ पाकिस्तान का इफेक्ट नेपाल में कुछ ज्यादा था, क्योंकि हमको लगता है ईयर 2000 की बात है जब नेपाल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान एम्बेसी पे रेड मारा था हम्म, और इंडियन करेंसी छापने का जो डाई होता है हम्म, एम्बेसी मिला था। हम्म, उसके बाद कोई एक डिप्लोमेट ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको देश से निकाला किया गया हम्म, था, और रॉयल मैसेकर ठीक उसके एक साल के अंदर हुआ। हम्म, अब कोई कनेक्शन है नहीं, अलग बात है, लेकिन वो डिसीजन हम लोग के डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ने लेना नहीं चाहा था। हम्म, तब इंडियन गवर्नमेंट ने रीच आउट किया हमारे किंग को, तो हमारे किंग ने बोल्डली जो है वो डिसीजन लिया था, और उसके तुरंत बाद जनवरी 26 को 2001 में हमारे किंग को चीफ गेस्ट बनाया गया था रिपब्लिक डे में न्यू दिल्ली में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सिर्फ सिंपल गेस्ट थे, लेकिन हमारे किंग वीरेंद्र वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए हुए थे। तो एक उनको भी एक रिकॉग्निशन था कि आप आपने इतना सॉलिड जो है आपने डिसीजन लिया, उसको हम लोग कदर करते हैं। और उसके ठीक 4-5 महीने के बाद रॉयल मैसेकर भी हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेपाल का स्थिति काफ़ी काफ़ी गिरा है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, हम्म, रेपुटेशन वाइज भी, और क्राइम भी काफ़ी बड़े हैं। लेकिन एक चीज़ क्या हुआ, रॉयल मैसेकर के बाद माओइस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया था उसमें। हम्म, इससे पहले उतना पिकअप नहीं ले पा रहा था, लेकिन माओइस्ट रॉयल मैसेकर के बाद माओइस्ट मूवमेंट काफ़ी ऊपर गया। और अभी काफ़ी सारा रिपोर्ट्स आ रहा है कि एस डी मुनी जी जो प्रोफेसर थे या है जेएनयू में, उनके और इंडियन कांग्रेस के सपोर्ट से माओइस्ट को मेन स्ट्रीम में लाया गया। हम्म। जो पॉइंट अग्रीमेंट किया गया, जो 2006 में इंडियन सेवन गवर्नमेंट के, 2006 में भारत के एक पहल से जो इन दोनों को, माओइस्ट और इन लोग को मेन स्ट्रीम में लाने का जो प्रयास किया गया है, उसमें वो जेएनयू के प्रोफेसर का हाथ, ऐसे कहा जाता है। कहा जाता है। और जब जब जो प्रोटेस्ट हुआ था, और जिसके 17 दिन के बाद हमारे किंग ज्ञानेंद्र ने स्टेप डाउन किया, लोगों को लगता है कि वो प्रोटेस्ट की वजह से हुआ, लेकिन हम्म, लोग ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर करण सिंह जी हम्म, खुद एक लेटर लाके किंग ज्ञानेंद्र को हैंड ओवर किए थे, हम्म, और लेटर के बाद जो है उन्होंने स्टेप डाउन किया था। तो हम्म, लेटर जो इंडियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट ने भेजा था उनको, उसमें हम्म। क्या लिखा था, क्यों किंग ज्ञानेंद्र ने स्टेप डाउन किया, वो लेटर पढ़ने के बाद ये आज तक किसी को नहीं, ये पता चीजें कभी भारत में ऐसी, इसकी कभी मैंने खुद ये बात पहली बार सुना है, तो मैं इस पे रिएक्ट नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग ये है, लेकिन इसलिए मैं अभी रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं कुछ इसके बारे में तथ्य पढ़ूंगा और फिर लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी वर्तमान में फिर से आते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन नेपाल में, ऐसे कहा गया कि बहुत बिगड़ रही है। हम भारत इतनी बिगड़ी नहीं है अभी तक, लेकिन बिगड़ रही है। और पहले जब भी पहला जब एक ये था, पॉजिटिव केस निकला था, तभी से नेपाल में लॉकडाउन किया था, लेकिन आज लगभग 14,000 के आसपास संख्या है पॉजिटिव की। तो ये नेपाल का जो रिस्पॉन्स है कोविड-19 का, उसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? जी, अभी यहाँ पे केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक कंफर्म डेथ जो है 3 दिख रहा है कोविड के वजह हम्म, से। लेकिन मैं करीब 2 दर्जन डेथ्स हुए हैं, लेस देन 2 डजन्स। उसमें और भी केसेस थे, और भी मेडिकल केसेस थे। एक पेशेंट थे जिनको कैंसर था, और वो गुजर गए, तो कोरोना भी दूसरे कुछ पॉजिटिव हार्ट आया। अटैक या कैंसर की वजह से, हाँ। तो जी, वो डेथ हो गई, लेकिन वो दिखाई कोविड-19 की जगह पे दूसरा। लेकिन जो गवर्नमेंट जो प्रयास कर रहा है वो काफी है, या उसमें कुछ अभी चिंता का वातावरण है, कैसे? अभी जो और ऐसे कहा गया, इंटरनेशनल एक, फ्लाइट बंद कर दिया गया, वो एक अच्छा बात था, लेकिन हम लोग का जो हाँ, भारत के साथ ही जो बॉर्डर ओपन है,
और करीब 50 to 60 lakhs नेपालीज इंडिया में रहते हैं एनी गिवन टाइम, काम हाँ। के लिए या पढ़ने के लिए। वो लोग 3 रिटर्न करोड़ हुए। में से पौने पौने 3 करोड़ पॉपुलेशन में से 50 से 60 लाख लोग भारत में रहते हैं, सही बात भारत है। में हाँ, रहते हैं। हाँ, तो करीब 1/6 पॉपुलेशन हमारा इंडिया में रहता है एनी गिवन टाइम। हाँ, तो वो जो आए तो बॉर्डर में जहाँ चेकिंग चल रहा था, लेकिन क्या है कि बहुत सारे जगह है कि बॉर्डर ओपन है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो कस्टम्स के थ्रू ही आए। तो काफी सारे लोग जो है बॉर्डर को अवॉइड करके भी एंटर हो गए और क्वारंटाइन में नहीं रहे, और इसके वजह से भी काफ़ी इन्फेक्शंस बढ़े थे। फिर एक ये जो न्यूज़ भी आया था जमाती सम्मेलन का, दिल्ली में हुआ था, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ हुआ था ईस्टर्न तराई में। तो फर्स्ट फ्यू केसेस जो है उसी एरिया से मिला गया था। तो मरकज यहाँ पे जो मरकज का मामला हुआ था वैसा वही चीज नेपाल में हुआ था पहले, दिल्ली से फर्स्ट पहले। फर्स्ट केसेस और वहीं फिर पे। दिल्ली में भी कुछ जो मरकज हुआ था उसमें भी नेपाल से कुछ लोग शामिल हुए थे, या उसमें नेपाल के कोई, क्योंकि उसमें बहुत देशों के लोग जमे हुए थे निजामुद्दीन मरकज में, तो उसमें भी नेपाल के लोग थे या नहीं थे? नेपाल के लोग थे, दिल्ली में कुछ 17 लोग थे, तो यहाँ पे कोशिश किए गए उनको ढूंढने में और उनको टेस्ट करने में। तो 2-3 को तो पकड़ में भी आए और पॉजिटिव ही टेस्टेड रहे थे। एक लास्ट 2-3 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एक खास करके 2014 से बाद मैंने जो कहा गया था भारत नेपाल संबंधों के बारे में कि नेपाल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहली यात्रा में कहा था कि मैं नेपाल को हिट करने वाला हूं, यानी हिट यानी हाईवे आईवे और ट्रांसमिशन वे। तो ये जो हिट करने की बात कही गई थी, और जो खास करके जो नेपाल का चाइना की तरफ जो झुकाव देखने को मिल रहा था, उसका एक कारण ऐसे बताया जा रहा था कि जो भारत की तरफ से जो नेपाल में डेवलपमेंटल वर्क करना चाहिए था पिछले 7 दशकों में, वो नहीं किया गया था। तो ये उसमें कुछ पिछले 4-6 सालों में, या और खास करके मोदी जी के जो लेटेस्ट विजिट था 2018 का, अप्रैल 2018 के, उसके बाद में कुछ परिवर्तन हुआ है या अभी तक ज्यादा परिवर्तन नहीं है, खास करके रास्ते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी? मैंने कहा 2014 में मोदी जी काफ़ी पॉपुलर हुए थे नेपाल में। उनका स्पीच जो 45 मिनट्स का था, लोगों ने बार बार देखा उसको यूट्यूब में। लेकिन जो 2015 का जो ब्लॉकेड हुआ, और उस वक्त जो ब्यूरोक्रेटिक टीम था, स्पेशली फॉरेन मिनिस्ट्री का, उनका जो रोल बहुत बिग था, और उससे इतना आज तक लोग नाखुश हैं। मैं खुद नाखुश हूँ कि भारत स्पेशली बीजेपी के गवर्नमेंट में नेपाल का सप्लाई कैसे कट डाउन कर सकता है। भारत को तो चाहिए कि नेपाल को उस अर्थक्वेक के सिचुएशन में और सहयोग करे और हेल्प करे, तो वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये नहीं चीज़ें हुआ है तो नेपाल इंडिया समिट हुआ था लखनऊ में, मैं भी था वहाँ, एसडी मुनि जी भी थे, उनको ही मैंने क्वेश्चन किया था कि ये जब तक ये ब्लॉकेड का मामला क्लियर नहीं होता है, नेपाल इंडिया रिलेशन में वो एक डेंट रहेगा ही। उसको हम लोग को जो है रिडिस्कस करना चाहिए। हो सकता है कि उस वक्त समाजवादी पार्टी था यूपी में, लालू जी का पार्टी था बिहार में, तो बीजेपी गवर्नमेंट का उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, या क्या था, ये क्या एक सेंट्रल डिसीजन था, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली तो ब्लॉकेड नहीं किया था, बाय प्रॉक्सी किया था। तो ये चीज़ हम लोग को फिर से एक बार उतरना होगा, उसको फिक्स करना होगा। अभी भी जो सीमा विवाद हुई, इसमें का भी हैंडलिंग दोनों तरफ से पॉजिटिव नहीं हुआ गया। तो अब जो है नेपाल इंडिया के बीच एक पीपल टू पीपल, डिप्लोमेसी टू डिप्लोमेसी और ऑफिशियल चैनल में एक अच्छी भावना के साथ, एक आदर सत्कार के साथ इस पे डिस्कशन किया जाए, तो ये मामला जो है सलट सकता है और आगे बढ़ सकता है। नहीं, ये बात हुई खुली सीमाओं के और लोगों के और वस्तुओं के आदान प्रदान की। जो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि ऐसे कहा जा रहा है कि चाइना तिब्बत से लेकर ट्रेन नेपाल तक लाएगी, और जो खास करके 3-4 प्रोजेक्ट्स रेलवे लाइन के इंडिया नेपाल को कनेक्ट करने वाले थे, हाईवेज के प्रोजेक्ट है, उनका काम चल रहा है गति से, या उसमें भी ये सब पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो भी मैक्सिमम प्रभावित हुए? अभी आप देखेंगे तो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए रहे, मैक्सिमम चाइनीज कंपनी को ही दिया जा रहा है। इसमें भारत का उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है कहीं भी। नहीं, जो लेकिन रेलवे लाइन, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो काम करने के लिए नेपाली लोग आते हैं, उनको अपने गांव जाने के लिए 3-3, 4-4 दिन लगते हैं, और आदमी परेशान हो जाता है कि देखने में वैसे तो डिस्टेंस इतना नहीं है, लेकिन वो गोरखपुर जाएंगे या फिर देहरादून जाएंगे, उधर से एक बस से 12 घंटे ट्रेवल करेंगे, फिर सीमा पार करेंगे, फिर 12 घंटे ट्रेवल करेंगे। तो ये सब कठिनाइयां है लोगों को एक दूसरे के खास करके कहने में
जो बॉर्डर एरिया में खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर है, रस्तों का, रेलवे का, पुलों का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब सुधारने के लिए प्रयास हो रहे हैं या और प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है? वो जरूरी है। जितने भी इंडियन रेलवेज है, स्पेशली जैसे गोरखपुर में है या सीतामढ़ी में है या लखनऊ में है, अगर ये नेपाल बॉर्डर तक आ जाए तो दोनों देश के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बात है, और इकोनॉमी भी इससे नेपाल की अच्छी होगी, इंडिया के साथ ट्रेड भी अच्छी बढ़ेगी। लेकिन ये मूव नहीं हो पाता है, जहाँ बातों तक ही सीमित रह जाता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन भी अभी तक उसमें भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेपाल के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया के लिए नेपाल एक बहुत बड़ा मार्केट है, पास में है, फ्रेंडली है, इंपोर्ट इजी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेशन भी आसान है। ये जो है, ये दोनों कंट्री को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और दोनों कंट्रीज़ के मेन स्ट्रीम बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी को इसमें थोड़ा लीड लेना होगा। अभी क्या है कि हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, बिचौलिया जो है, मिडिल मैन जो बोलते हैं, यही लोग इसको जो है जितना डिले किया, इधर से पैसा लिया, उधर से पैसा लिया, उन्हीं लोगों का भी राज चल रहा है दोनों तरफ। तो वो अगर सुधारना, अगर एक लास्ट कमेंट आप कहेंगे कि ये सब सुधारना रहेगा, तो जो आम आदमी है या फिर अपने अपने क्षेत्र में जो जर्नलिस्ट है, थिंक टैंक्स है, ये सब लोगों को आगे आके ये जो चीजें जमीन पे हो रही है लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो ज्यादा लोगों को तक लेके जाने के लिए प्रयास करने होंगे। और कुछ आखिरी कुछ टिप्पणी आप करना चाहते हैं? देखिए, एक चीज मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट को नेबरिंग पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ नेबरिंग पॉलिसी जो है उसको रिविजिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, और एक अच्छा लगता है हमको सुनने में कि नो मैटर कोई भी गवर्नमेंट आए, फॉरेन पॉलिसी में इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एक रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो 1947 में फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली नेबरिंग पॉलिसी जो इंडियन कांग्रेस ने बनाई थी, वो क्या बीजेपी गवर्नमेंट को सूट करता है कि नहीं करता? वो समानता के आधार पे नहीं थी, ऐसे कहा जाता है कि वो उसमें इंडिया बिग ब्रदर जैसे बिहेव करता था, ऐसे कहा जाता था। तो वो फॉरेन पॉलिसी मोर फ्रेंडली, मोर इक्वल रोल पे लानी चाहिए, ऐसे ऐसे और इक्वल में कहता लाना, कि क्योंकि बिग ब्रदर एटीट्यूड से इंडिया को क्या बेनिफिट मिला है? हम्म अभी तक देखिए, एक ही नेपाल था जिसके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं था, वो भी खड़ा हो गया। वो हम्म भी बीजेपी के ही गवर्नमेंट में, वो भी दो बार, 2015 में और 2020 में। हम्म मतलब बहुत एक आयरोनिकल बात है कि जिस गवर्नमेंट के साथ नेपाल के रिश्ते और अच्छे होने चाहिए थे, उसी वक्त दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। ये क्लियर दिखता है कि फॉरेन पॉलिसी कितना नॉन वायबल है अभी के गवर्नमेंट के। तो फिर इंडियन कांग्रेस होता है जो कि नेपाल के धर्म प्रति उसका कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, नेपाल के जो एक अस्तित्व है उसके प्रति पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। गांधी फैमिली के साथ हमारे किंग का प्रॉब्लम 1989 में ही शुरू हुआ था। उसके वक्त उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लॉकेट शुरू किया था नेपाल के साथ, वहीं से नेपाल इंडिया का बिगड़ना शुरू हुआ। वो जब होता है कोई प्रॉब्लम ऑफिशियली नहीं दिखता है, सब अंडरग्राउंड होता है। और जब बीजेपी गवर्नमेंट में आते हैं, रॉयल मैसेकर भी वाजपेयी जी के ही टाइम में हुआ, उस वक्त भी एक बहुत गैप था। तो जब भी बीजेपी गवर्नमेंट रहता है तो रिलेशंस डिरेल करने के लिए कोई एक पीछे चलता है। पर्दे के पीछे से कुछ तो कोई ग्रुप एक्टिवेट होता है ऐसे। धन्यवाद संतोष जी, आपने वक्त दिया, बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, और लेकिन समय की लिमिटेशन है। आपसे फिर से बातचीत करने का मौका मिलेगा, और भारत नेपाल संबंधों के बीच में, खास करके महाराष्ट्र में जो नेपाली डायस्पोरा लोग यहाँ पे रहते हैं, उधर काम करते हैं, इसके बारे में अगर कुछ बात कर सकेंगे तो भी अच्छा लगेगा। फिर से एक बार धन्यवाद। आगे मुलाकात जारी रहेगी। धन्यवाद। और ये डायलॉग जो नेपाल इंडिया के बीच में वो चलते रहना वो चाहिए। चालू होना चाहिए और अलग अलग लोगों के बीच में चालू होना चाहिए। धन्यवाद।